हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। कल एक खबर आई थी निकल के कि हमारा जो गरबा नृत्य है, इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए नामित किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि नृत्य से संबंधित भी क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, तो गरबा भी हमारे कई बार पेपर में पूछा गया है, इसीलिए हो जाता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अगर कोई चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम उसको ना पढ़ें, तो ये हमारे लिए हो सकता है कि एक आध नंबर हमारा कम कर दे पेपर में। बहुत आसान क्वेश्चन है गरबा। अगर पूछ लिया गया कि निम्न में से किस नृत्य को भी हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए नामित किया गया है, क्योंकि आपका जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हुआ है पिछली ईयर से, तब से ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आपको देखने को मिल रहे होंगे एग्ज़ाम में कि जो आपने पढ़े तो है लेकिन थोड़ा बहुत घुमा-फिरा के पूछ रहा है। इसीलिए हम लोग ऐसा कुछ अब की बार में नहीं छोड़ने वाले हैं कि जो हमें फँसा सके एग्ज़ाम में। तो चलिए इसके बारे में लेते हैं पूरी जानकारी गरबा नृत्य के बारे में। ये देखिए लिखा हुआ है कि हाल ही में भारत द्वारा गुजरात के प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। क्या किया गया है? भारत द्वारा जो गरबा नृत्य है, ये गुजरात का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। गरबा को आईसीएच यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में अगले वर्ष के चक्र में घोषित किया जा सकता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। अभी इसको सिर्फ नामित किया गया है, अभी इसको अमूर्त सांस्कृतिक घोषित नहीं किया गया है, इतना हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है, गौरतलब है कि कोलकाता के दुर्गा पूजा उत्सव को पिछले साल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के तहत यूनेस्को टैग से सम्मानित किया गया था। दुर्गा पूजा कहाँ पर होती है? कोलकाता में होती है, जिसको पिछले साल क्या किया गया था? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के तहत यूनेस्को टैग से सम्मानित किया गया था। आगे है, भारत को पेरिस में आयोजित समिति के 16वें सत्र में प्रतिष्ठित सूची में अंकित होने वाली कोलकाता की दुर्गा पूजा का सम्मान भी मिला था। आगे है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है? ये हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। लिखा है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वे प्रथाएं, अभिवृत्तियां, ज्ञान और कौशल हैं जिन्हें समुदाय, समूह तथा कभी-कभी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचानते हैं। इम्पोर्टेंट है ये। आगे लिखा है, इसे जीवित सांस्कृतिक विरासत भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर निम्नलिखित में से एक में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि मौखिक परंपराएं या फिर कला प्रदर्शन, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव कार्यक्रम, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और अभ्यास या फिर पारंपरिक शिल्प कौशल। आगे देखते हैं। आगे है, आईसीएच के लिए यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा संस्कृत के अमूर्त पहलुओं पर विचार किया जाता है। यह सूची अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस सूची का उद्देश्य दुनिया भर में महत्वपूर्ण अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। वर्तमान में भारत में 14 कितनी है? 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं। कितनी है? वर्तमान में भारत में 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं। आप लोग इसको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कुछ भी। अब आगे लिखा है, जिसमें रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार, कुंभ मेला और कोलकाता की दुर्गा पूजा नवीनतम शामिल हुई हैं। आप लोग उनको याद रखेंगे। रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार, कुंभ मेला और कोलकाता की दुर्गा पूजा, ये सभी क्या हैं? नवीनतम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुई हैं। कुल मिलाकर के भारत में इस समय कितनी है? 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत साइट हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे है, दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण। ये साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बारे में लिखा है, हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण विकसित किया है। इस नवविकसित भ्रूण में एक मस्तिष्क, एक धड़कता दिल और शरीर के हर दूसरे अंग के लिए बिल्डिंग्स ब्लॉक्स हैं। शोध पत्रिका नेचर में प्रकाशित सूचना के अनुसार टीम ने बिना अंडे या शुक्राणु के भ्रूण मॉडल विकसित किया। इस सिंथेटिक भ्रूण को बनाने में स्टेम सेल का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया है? स्टेम सेल का इस्तेमाल किया गया। आप लोग इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके साइंस के क्वेश्चन में इसको पूछ सकता है। नया मॉडल भविष्य के शोधकर्ताओं को विकास के शुरुआती चरणों को बनाने और समझने में शोध करने का नया तरीका प्रदान करेगा। यह मॉडल उस चरण में विकासशील संरचना तक पहुंच प्रदान करता है जब छोटा भ्रूण मां के गर्भ में प्रत्यारोपित होता है। उसके बाद यह पूरी तरह से दृश्यमान रहता है, जिससे हम विकासात्मक चरण के माध्यम से
भ्रूण की प्रगति को देख सकते हैं। कहने का मतलब है ये जो भ्रूण बनाया गया है ये पूरी तरीके से दृश्यमान, हम इसको देख सकते हैं पूरी तरीके से, और इससे हम विकासात्मक चरण के माध्यम से भ्रूण की प्रकृति को भी देख सकते हैं, कैसे कैसे इस भ्रूण का जो है विकास हो रहा है। आगे है शोध के नतीजे। शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि कुछ भ्रूण क्यों विफल हो जाते हैं जबकि अन्य क्यों स्वस्थ गर्भधारण का कारण बनते हैं। तो ये सबसे मेन टॉपिक है इस भ्रूण को विकसित करने का, कि कुछ भ्रूण ऐसे भी होते हैं जो असफल हो जाते हैं, यानी कि जो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। अंतिम पॉइंट है, इस प्रक्रिया के परिणामों का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए सिंथेटिक मानव अंगों की मरम्मत और विकास के लिए किया जा सकता। मतलब ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस प्रक्रिया के परिणामों का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए सिंथेटिक मानव अंगों की मरम्मत और विकास के लिए भी किया जा सकता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी, 2 न्यूज़ जो आपको देनी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम विषय। पहला था कि गरबा जो है गुजरात का महत्वपूर्ण नृत्य है, उसको क्या किया गया है, अमूर्त धरोहर साइट में शामिल करने के लिए जो है नामित कर लिया गया है। दूसरी थी सिंथेटिक भ्रूण का जो है निर्माण किया जा चुका है। तो चलिए मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में अपनी ईवीएस की क्लास में, जिसमें हम कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे ईवीएस बुक से पूछे जाते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।